नो सर। अब दिख रहा होगा? यस सर। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 98 का क्या किया आपने? सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी राइट है। तो इसमें क्या है कि जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। और देयर वैल्यू डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट इज रीच्ड, तो ये वाला गलत है। रीच मतलब वो मैकेनिज्म पूछता है, तो मैकेनिज्म वाला स्टेप गलत हो गया, तो असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है। ठीक है, इसीलिए आंसर सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 99, इसका क्या आंसर सर है? ऑप्शन बी। देखो इसमें क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वट एवर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। ठीक है, अब इसमें कैसे पता चलेगा हमें? तो हमने क्या किया, इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, डेल यू जीरो हो जाएगा, जो क्यू है आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी जितना आपने वर्क किया वो हीट, सॉरी जितना हीट आपने दिया उतना क्या होगा, वर्क के फॉर्म में निकल गया, तो स्टेटमेंट सही है। और सेकंड कह रहा है कि क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाता है, क्योंकि जब आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, डेल टी और डेल यू जीरो हो जाएगा, तभी तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, है ना? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर ये डेल यू जीरो हो गया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो इसीलिए इसका ए आंसर होगा, ए, यानी रीजन सही है। क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। जब डेल यू यस की सर। वैल्यू जीरो होगी तभी तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। ओके सर, ये एक्सप्लेनेशन सही है इसकी फिर? हाँ, एक्सप्लेनेशन सही है, ओके सर। क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू किस केस में होगा बताओ? मैंने कहा जितना आपने हीट एब्जॉर्ब किया उतना वर्क हो गया, तो ये किस केस में होगा, जब डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। यस सर। क्योंकि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसीलिए इसका ए हो जाएगा आंसर। अब 100 क्वेश्चन का बताओ, 100। सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी राइट है। इसमें फॉर देखो ये आइसोथर्मल आ गया, आइसोथर्मल में क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है, यानी जितना सिस्टम वर्क करेगा वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर हो जाएगा। और एंथैल्पी चेंज इज जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एंथैल्पी चेंज भी क्या होगी, कह रहा है जीरो हो जाएगी आइसोथर्मल के लिए, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है वो परफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 101, सर ऑप्शन ए। 101 का ए आंसर सही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी डिटरमाइन, बिल्कुल सही है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस की जितनी एनर्जी है उसको डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, इसका क्या आंसर क्या सर है? ऑप्शन सी। 102 का आंसर सी सही आंसर। A process is called adiabatic if the system does not exchange heat with surrounding। हाँ, अगर हीट सराउंडिंग नहीं होगा यानी Q जीरो हो जाएगा, तो उस केस में एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। और इट डज नॉट इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर और इसमें फर्क है।
क्योंकि टेम्परेचर का कैसे फर्क है, सपोज ये यहाँ तक मैंने सिस्टम लिया, अब यहाँ पे ये आइसोथर्मल, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, अब यहाँ से हीट बाहर नहीं जा रही, लेकिन अगर मैंने इसका एरिया को बढ़ा दिया सर, इसे एक्सपेंड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से ये वर्क डन होगा इसमें, जब ये वर्क करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को क्या करेगा, ये टेम्परेचर लॉस कर जाएगा, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से हीट बाहर नहीं गई, ना यहाँ से बाहर से कोई हीट अंदर आई, यानी कि जब ये एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, इस केस में हीट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है और ये वाला राइट है, तो इसीलिए 102 का सी आंसर। अब 103 का आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ ए सही आंसर है। देयर इज एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी जस्ट साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो इन अ साइक्लिक, देयर इज अ एक्सचेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस इज वन in which the system return to its initial after number of process। यहाँ से अगर आपने चलना स्टार्ट किया 1 स्टेप, यहाँ से किया 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, और फाइनली आप फिर इनिशियल में आ गए, तो ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज हो जाती है इंटरनल एनर्जी से, ठीक है, लेकिन फाइनली जो चेंज होगा वो जीरो हो जाता है, ठीक है, फाइनली चेंज जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसका जो आंसर है आपका वो आंसर ए राइट है, तो 103 का आंसर ए है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 104, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सपेंसिव, क्या है सर? ऑप्शन ए। इंटेंसिव, अच्छा, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सिस्टम, तो इसका आंसर है ए ठीक आंसर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा क्या होगा सबस्टेंस होगा, उतना क्या होगा, उतना इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, जितना अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ए इज द राइट आंसर, तो 104 का ए आंसर। 105, सर 5 का बी। the mass and volume of the substance are the extensive properties and are proportional to each other, ठीक है, और the ratio of mass of the sample to its volume is an intensive properties। the ratio of, देखो जब दो इंटेंसिटी का रेशियो करोगे आप, दो इंटेंसिटी का जब रेशियो होता है तो एक्सटेंसिव का जब रेशियो करते हो तो इंटेंसिव होता है, तो ये वाला भी सही है। मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये सही है, दोनों सही है, तो बी आंसर सही है, रीजन करेक्ट नहीं है। 106, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सर एप्लीकेबल टू ऑप्शन एन ए। इलेक्ट्रिक फैन और हीटर। In an electric fan, the electrical energy is converted into mechanical work that moves the pedals. In a heater, electrical energy is converted into heat energy, ठीक है, तो 106 का आंसर ए सही है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फैन या हीटर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फैन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी दोगे उससे मैकेनिकल वर्क में चेंज हो जाएगा, और हीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये इसीलिए क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 107, तो इसका आंसर सही है ए। 107, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये तो हमने कल किया था, ये देखो ये सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है कि वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज लेस देन 57.1 किलो जूल, ये सही है आपका असर्शन सही है। ऑल द OH माइनस आयन फर्निश्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ठीक है, तो रीजन इसका नॉट कंप्लीट,
ठीक है, रीजन इज नॉट कंप्लीट। तो जो 107 है इसमें क्या होता है कि part of energy liberated during combination of H plus and OH minus ions is utilized in the ionization of weak acid। ठीक है, जब आप क्या करोगे, ये कह रहा है all the OH minus ion furnished by 1 gram equivalent of strong base are not completely neutralized। जबकि इसमें क्या होता है, completely neutralize होता है, क्योंकि जब आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तभी जाके जो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो 107 का आंसर है सी। 108, when a solid melts decrease in enthalpy is observed। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सही है। और व्हेन अ सॉलिड मेल्ट डिक्रीज इन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व, एंथैल्पी डिक्रीज होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेकिन होता क्या है, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या हो, सॉरी डिक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जब आप सॉलिड को हीट दोगे तभी जाके किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, तो इसीलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 109, मैनी, सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 का है आंसर बी है। Many endothermic reaction that are not spontaneous at room temperature become spontaneous at high temperature। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे उतना एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो देखो एंट्रोपी अलग है, स्पॉन्टेनिटी का ज्यादातर हम पता किससे करते हैं, स्पॉन्टेनिटी के लिए हम एंडोथर्मिक को यूज नहीं करते, स्पॉन्टेनिटी को हम देखेंगे डेल जी की वैल्यू से, ध्यान रखना। अगर स्पॉन्टेनियस को आपको ज्यादा कंपैरिजन करना है तो डेल जी इज द मेन फैक्टर, ठीक है, इसमें डेल जी होगा जो, वो मेन फैक्टर है डेल जी, ठीक है। इसीलिए जो आपका रीजन है वो परफेक्ट नहीं, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। अब 110, an exothermic process which is non-spontaneous at high temperature may become spontaneous at सर low ऑप्शन ए। temperature। 110 का आंसर भी बी है, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओके विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर मे बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ये हमने किससे किया था, देखो डेल जी वाले से किया था ना। डेल जी इक्वल टू क्या होता है, यस सर। डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। स्पॉन्टेनिटी के लिए मेन फैक्टर क्या है, यहाँ पे डेल जी वाला मेन फैक्टर है, ध्यान रखना, बाकी और कोई नहीं है मेन फैक्टर। मेन फैक्टर इसमें डेल जी का। तो जब आप डेल जी वाले को करोगे तो डेल जी से ही आपके आंसर बनेंगे। यहाँ पे क्या था, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर आपने क्या किया, वो क्या कह रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर हाई टेम्परेचर ले लिया हमने। अब देखो टेम्परेचर हाई करो आप, तो टेम्परेचर हाई करने पे क्या होगा कि अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या हो जाएगा, देखो सपोज करो ये एंट्रोपी है, जो एंट्रोपी भी नेगेटिव है इसमें, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, आवाज नहीं आ रही क्या, अच्छा
अब आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, जो डेल जी वाला हमने लगाया था ना कुछ वो, उसको कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो यहां से समझ में आया कि डेल जी को कैसे अप्लाई करना है, कि यस बताऊं सर। से? समझ में आ गया कि नहीं, बताऊं? सर आ गया। आ गया ना। डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो डेल यस जी सर। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो हमने किया था ना उसमें कि एक्सोथर्मिक होगी तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का होगा। तो इसके बाद है there occurs a decrease in entropy factor as the temperature decrease. सेकंड वाला बताओ 110 का, सॉरी 110 में क्या बोला आपने आंसर? सर ऑप्शन ए बोला था। हाँ, ए नहीं, इसका बी होगा आंसर, बी। यानी यस सर। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। there occurs a decrease in entropy factor as the temperature is decreased, ठीक है। तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज, जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे तो क्या होगा, एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। तो दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद 111, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें क्या है देखो, इसमें लिखा है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस between system and surrounding. Choose the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, ठीक है। अगर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन होगा तो इसमें फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, देखो अगर कभी भी फ्री एक्सपेंशन आएगा तो फ्री एक्सपेंशन, अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया शायद, है ना, फ्री एक्सपेंशन का। फ्री, जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो वहां पे डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, ध्यान रखना। जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, क्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब कौन सा आंसर होगा? ठीक है। और आपको पता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है। जब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या होगा, डेल यू भी जीरो हो जाएगा। और जब डेल यू जीरो हो जाएगा तो डेल यू किस केस में जीरो होगा, जब डेल टी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, यस सर। ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट है 112। 112 का है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ सर ऑफ ऑप्शन डी। थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। ऑप्शन डी क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब इनमें से कौन सी चीज है जो स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये वाला आंसर सही है, डी?
सर इससे चेंज निकल जाएगा ना, क्योंकि हीट प्लस वर्क डन से हाँ, रिवर्सिबल में जब होगा तो इसमें ये होता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। Q प्लस ठीक है, डब्ल्यू। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डेल यू होता है ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, डेल यू क्या यहाँ पे स्टेट फंक्शन है, इसीलिए ये पता चला हमें कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। बाकी इनमें से कोई स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 113 पे। 113 है, इफ डेल एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गैसेस रिएक्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा 113 का? सर सी। 113 का नहीं, सी नहीं है। सर सी या ए में से होना चाहिए। देखो क्या पूछ रहा है वो आपको कि डेल एच इज चेंज एंथैल्पी, और ये तो हमें पता ही है, ठीक है, गैसियस रिएक्शन के लिए। देन डेल एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल ई, ऐसा जरूरी है या नहीं है? दूसरा कह रहा हो डेल एच इज लेस देन डेल ई इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई, ठीक है, प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो अब यहां देखो ये किस केस में डेल एच बड़ा होगा, डेल एच कब बड़ा होगा, जब डेल एन जी पॉजिटिव आएगा, है ना। और डेल एन जी Yes, पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उस केस में क्या होगा, डेल जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब सॉरी ये कह रहा है डेल जी लेस देन डेल एच इज लेस देन डेल ई, इसका मतलब कौन ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, तो गलत हो गया ये। सर ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये ऑलवेज लेस देन, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना, ये तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यस सर। तो इसलिए डी आ जाएगा आंसर। डी में ये है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 114। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, ये आपको मैंने बताया नहीं था शायद, इसीलिए क्वेश्चन इसका ये सब आंसर बताया ही आपने। बता दिया। यस Q सर। इज इक्वल टू, देखो क्या लिख रहा है ये, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा? एक्सपेंशन होगा तो सर ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम होगा तो उसकी उसके लिए W की वैल्यू क्या होगी? सर पी एक्सटर्नल। नहीं, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके लिए W की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना, तो W क्या होना चाहिए, यस सर। प्लस का या माइनस सर का? सर माइनस का। माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस यस डब्ल्यू हो सर। गया। अब देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है, तो यहाँ पे लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, डेल टी जीरो हो जाएगा और डेल यू भी जीरो हो जाता है। ठीक है, आया समझ यस में? सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, होगा। यस सर। हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल टू पता हमें क्या होता है, -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस डब्ल्यू चाहिए, क्योंकि Q इज इक्वल टू माइनस ओके। डब्ल्यू हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 115 पे।
115 सर 115। इसमें डाउट था। हाँ, ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है वो, देखो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले क्या लिखा है आपको, 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml से कितना, 50 ml टू 375 ml। ठीक है, तो आपको V1 मिल गया कितना, V1 मिल गया आपको 50, और V2 आपको कितना मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा आपको 375। ठीक है, और मोल आपको मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स है 0.04। अब क्या कह रहा है वो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इतना हो गया। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, यानी कि हीट आपको कितनी मिल गई इसमें, 208 जूल। ठीक है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी, आपको बताना कि Q की वैल्यू कितनी होगी और W की वैल्यू कितनी होगी। अब बताओ इसके लिए क्या करोगे आप। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि अगर आपने क्या किया कि ये देखो क्या लिखा है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है इसमें, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है। आइडियल गैस क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो क्या होगा, डेल टी जीरो हो जाएगा और डेल यू भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। ठीक, डेल यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां तक समझ में आया। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब Q उसने लिखा हुआ है, देखो कितनी हीट करेगा, देखो ये एब्जॉर्ब लिखा है, हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब हीट किस में आएगा, प्लस में आएगा, और W क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो -208 जूल। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके सर। ठीक, अब इसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। तो इसमें देखो ये सारा चीज कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सिर्फ आपसे क्यू, आपको पता है देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट तो क्लियर कट गिवन है, और यहाँ पे आइसो थर्मल प्रोसेस दे दी है, क्योंकि ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, डेल यू जीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 116 में, इसमें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू इक्वल टू, ये देखो लिखा हुआ है, इन स्पेशल केस ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन। इसमें से कौन सा है जो सही एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ है, बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी में आपको कौन सा चेंज लगना चाहिए, इसमें से क्या होना चाहिए अगर ये गलत है तो। सर इसमें माइनस का होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये लिखा है ना वर्क डन ऑन द, सॉरी बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन होते अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 117। The internal energy change when a system goes from state A to B is 40 kilojoule per mole. If the system goes from A to B by reversible path and return to state A in an irreversible path, what would be the net change सर in? ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी तो सही है, लेकिन आपने कैसे निकाला ये ऑप्शन सी। सर वो इरिवर्सिबल हो गया, पहले रिवर्स में गया एंड देन इरिवर्सिबल और अपनी कांस्टेंट जगह पे आ गया हाँ, तो इसका मतलब ये कौन सी इनिशियल रिएक्शन हो पोजीशन गई। पे। हाँ, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गई। साइक्लिक रिएक्शन हो गया इससे। साइक्लिक में आपको पता है कोई भी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई चेंज होगा ही नहीं साइक्लिक में। आप जहां से चले, आप कैसे भी चले, अगर वहीं पे आप आके पहुंच गए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जो डेल यू है वो क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चेंज होगा ही नहीं उसमें, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखो, यही होता है, क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं। तो जब ये क्वेश्चन को है तो उसका आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 118, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस what is the ratio of work done under reversible to irreversible process initially held at 20 atm undergo expansion from 1 liter to 2 liter at 298 Kelvin under external pressure of 10 atm। तो इसमें कौन सी चीज को आप यूज करोगे? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको करना क्या, आप इसे एक बार खुद करना। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होती, ध्यान रखना, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो इसका फॉर्मूला होता है ई एक्सटर्नल इंटू डेल वी, ये इरिवर्सिबल के लिए, क्योंकि जितने भी रिएक्शन हमारे पास है वो सारी इरिवर्सिबल होती है। और अगर रिवर्सिबल हो गए, रिवर्सिबल हो गए, तो इसके लिए वो वाला फॉर्मूला होता है जो हमने उस समय किया था, कौन सा? रिवर्सिबल के लिए है -2.303 NRT। ठीक है, NRT log V2 अपॉन V1। ठीक है सर उसमें NRT क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है सर मेरी? NRT लॉग की वैल्यू क्या होगी उसमें? अच्छा हाँ, n देखो, n तो हो गया ये कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने, देखो ये 1 मोल है तो n हो गया 1। r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 8.314। ठीक है, अच्छा ये एटम एटमोस एटीएम और लीटर में तो यहाँ पे हो जाएगी 0.0821। ठीक, और टेम्परेचर देखो लिखा हुआ है कितना, 298 केल्विन टेम्परेचर, तो ये 298 हो गया। और V1 V1 दिया हुआ है आपको, V1 दिया हुआ है ये 1 लीटर और V2 दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय वर्क इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ से आएगी, इरिवर्सिबल यहाँ से आएगा, और इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर, तो ये लगभग आएगा 1.7। सर इसमें ऑप्शन ए आ रहा है। हाँ, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल उसमें पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। और जब रिवर्सिबल होता है तो रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल है जो, ये कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट, तो इसीलिए ये वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, और जो पी इंटरनल होता है, जो इंटरनल प्रेशर लगता है, वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए इसके आंसर अलग अलग आते हैं दोनों के। दोनों का फॉर्मूला जो अलग आता है उसका मेन बेसिक पॉइंट यही है कि पी एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट। ठीक, अब यस सर। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 है, सर इसमें ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए। ए। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, कैसे पता चला आपको? प्रोसेस ए टू बी। सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हाँ तो उसमें जब ए टू बी जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है हाँ, वेरी टेम्परेचर। गुड, ठीक है। और एंड देन आइसोबैरिक में हमारा प्रेशर सेम है, बी टू सी, B2C। हाँ वेरी गुड। एंड देन और आइसोक्लोरिक में हमारा वॉल्यूम सेम है, हाँ वेरी, C2D। हाँ, तो यही तो चीज होती है, जब आप ये ऐसे क्वेश्चन आंसर करोगे तो इसमें क्या लॉजिकल चीजें होती है। ठीक आंसर कर दिया आपने। अब 120, 120 में क्या होगा, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज अकर व्हेन 36 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O ग्राम में, डेल एच नॉट क्या होगा वेपराइजेशन, सॉरी ये तो दिया हुआ आपको,
तो कह रहा है कि जब आपने क्या किया, इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी जब 36 ग्राम, 36 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गए? सर 2 मोल्स हो गए। 2 मोल्स हो गए ना, ठीक है। तो ये किया आपने सॉल्व? नो सर। इसमें क्या पूछा है आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज पहले हम फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो 36 ग्राम क्या होगा, H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। तो हमें बताना है, तो इसके लिए डेल एच की वैल्यू कितनी हो गई, डेल एच की वैल्यू हो गई 40.79 इज इक्वल टू डेल यू प्लस, अब अगर P डेल V है और P डेल V नहीं दिया आपको तो डेल NGRT कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, डेल NGRT। तो अब डेल NGRT करेंगे हम, तो डेल NGRT में क्या होगा, देखो ये तो आ गया आपका H2O, ठीक है, ये लिक्विड है, और यहाँ पे हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा गैस, ठीक है। तो अब ये 36 ग्राम का मतलब अगर ये 2 मोल ले